यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने भारत के हर वर्ग की जिंदगी आसान बनाई है। आज एक बड़ा कारोबारी भी इसका इस्तेमाल करता है, एक सब्जी बेचने वाला भी, पंचर लगाने वाला भी, चाय पिलाने वाला भी, एक गृहिणी भी और कॉलेज जाने वाला एक युवा भी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने भारत में कतार के आखिर में खड़े हुए व्यक्ति तक का जीवन कैसे बदला और यूपीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया, इसकी कहानी भी आपको जरूर देखनी चाहिए। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady? आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। अब वक्त बदल रहा है, दुनिया एआई की बात कर रही है। हम एआई पर रिसर्च कर रहे हैं। एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से इसका जिक्र कर चुके हैं। हम एआई के प्रोज और कॉन्स दोनों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के पॉजिटिव इस्तेमाल को लेकर कहा कि हमें आलसी नहीं बनना है, बल्कि एआई से सीखना है, उसे चैलेंज करना है। अगर हम एआई को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। या एआई का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए, तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूं। आज से 1000 साल पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30 से 33% के बीच थी और करीब 300 साल पहले जब अंग्रेज भारत आए तब भी भारत की अर्थव्यवस्था की दुनिया में हिस्सेदारी लगभग 22% की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत से गए तो भारत कहां पर पहुंच चुका था? 1952 आते आते दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.8% रह गई थी और 2004 तक इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया। 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हुई और इसमें 60 साल लग गए। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दुनिया भी हैरान रह गई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 10 सालों में ही भारत $3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया और अब भारत 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, पहले अंग्रेजों ने उसके पंख छीने, फिर बाद में आई सरकारों ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालाइज्ड वाले पिंजरे में कैद करके रखा। लेकिन अब भारत की उड़ान दुनिया देख रही है। इंडिया स्टोरी को 21वीं सदी की सबसे हैरत अंगेज, रोमांचक और सपनों के सच होने की कहानी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब इसके आगे क्या? जीडीपी में ग्रैंड विक्ट्री के बाद अब बात होगी ग्रीन जीडीपी की। हर देश अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और यहीं पर ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला काम आता है। ग्रीन जीडीपी वो जीडीपी है
जहां पर किसी देश के उत्पाद की कीमत तय करने में पर्यावरणीय लागतों को भी ध्यान में रखा जाए। और ऐसी लागतें छिपी रहती हैं। माल बनाने वाले और खरीदने वाले इसकी कीमत भले न चुकाएं, नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। आपको COP26 की वो मीटिंग जरूर याद होगी जहां पर पीएम मोदी ने पंचामृत कार्य योजना सबके सामने रखी और इसके तहत 5 गोल्स सेट किए गए थे, जिसमें नंबर 1 पर था 2030 तक यानी कि 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता तक पहुंचना। नंबर 2 था 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का कम से कम आधा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करना। नंबर 3 था 2030 तक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। नंबर 4 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45% से कम करना। और नंबर 5 नेट जीरो, जो कि फाइनल टारगेट है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में किसी देश का नेट योगदान जीरो करना। यह तो बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, UPI और साथ ही ग्रीन GDP की। लेकिन बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बहुत ही विजनरी सोच को रखा, जो कि पूरी दुनिया की आधी आबादी को कवर करता है। ये दुनिया की आधी आबादी की सेहत का मामला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में देश का अंतरिम बजट पेश किया था और इस बजट में हुई तमाम अन्य घोषणाओं के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके हेल्थ को लेकर हुई थी। इस बजट में कहा यह गया कि सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्विकल कैंसर का मुफ्त टीका लगाएगी और बड़े पैमाने पर होने वाला ये वैक्सीनेशन अभियान सर्विकल कैंसर को पूरी तरीके से खत्म करने की शुरुआत के तौर पर होगा। ध्यान रखिए कि भारत में सर्विकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और कैंसर से होने वाली मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वजह भी है। सर्विकल कैंसर क्या है, इसको आप पैसे समझिए। दरअसल शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना कैंसर है और जब ये कोशिकाएं सर्विक्स एरिया में बढ़ने लगती हैं तो सर्विकल की शुरुआत होती है। सर्विक्स एरिया यानी कि गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा, और इसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं। यह शरीर का वो हिस्सा है जो कि योनि यानी कि वजाइना को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए सर्वावैक नाम की वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है। ये वैक्सीन HPV के चारों वेरिएंट्स 16, 18, 6 और 11 से इम्यूनिटी देगा और इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए प्रति डोज हो। अभी मार्केट में जो वैक्सीन मौजूद है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर उसके एवरेज की मैं बात करूं तो करीब 3000 से 5000 रुपए पर डोज, और शायद इतनी महंगी वैक्सीन लगवाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। और इसीलिए जब बाजार में सस्ती वैक्सीन, लो कॉस्ट वैक्सीन आएगी तो कई महिलाओं को इस खतरे से बचाया जा सकता है। सर्विकल कैंसर के खतरे को अगर आप आंकड़ों के जरिए समझना चाहते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 51 करोड़ लड़कियों को सर्विकल कैंसर का खतरा है। 1,23,907 महिलाओं को हर साल सर्विकल कैंसर होता है। 77,348 महिलाओं को हर साल सर्विकल कैंसर से उनकी मौत हो जाती है और भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में सर्विकल कैंसर का हिस्सा 29% का है।